हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 11 हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और DSSB तीनों ही एग्ज़ाम के लिए करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के लिए तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। उन मॉक टेस्ट सीरीज़ को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसपे आपको जो है 40% का ऑफ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग से है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दरवाजा लकड़ी दिया है और कमीज एंड देन क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही तीसरे का किससे मिलेगा, चौथे से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दरवाजा अगर हम देखें तो किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। इसी तरीके से कमीज किससे बनती है, कपड़े से बनती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। क्लॉथ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स। फिर ब्लिंक का जैसे एक कोड दे दिया IGPIR, फिर पिंच दिया है एंड देन उसका कोड दिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है ब्लिंक और इसका दिया है IGPIR। तो इनके जो है लेटर्स देखते हैं कि इनके बीच में क्या कितने कितने वर्ड्स जो हैं आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम B और I की बात करते हैं तो B और I के बीच में देखिए क्या आ रहा है, CDEFGH। 6 वर्ड्स जो हैं B और I के बीच में आ रहे हैं। पिंच, तो सेम जो है हम इसमें करेंगे। P और जो भी अक्षर यहाँ पे आएगा उसके बीच में क्या आनी चाहिए, 6 वर्ड आने चाहिए। QRSTUV हो गई 6 वर्ड। 6 वर्ड के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, W। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं L और G। इस बार क्या किया गया है, पीछे वाला लिया गया यानी कि माइनस किया गया है। तो यहाँ से देखते हैं हम GHIJK एंड देन L आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 थे अक्षर बीच में, यहाँ पे क्या है 4 वर्ड्स बीच में हैं, 4 लेटर्स। तो इसमें भी 4 लेटर हमें क्या जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। I से अगर हम 4 लेटर पीछे जाते हैं तो क्या आएगा, C ले लेते हैं। देखिए D लेना पड़ेगा हमें एंड देन ये हो जाएगा EFGH और I। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो WD जो है सही बनेगा। आगे फिर वही सेम जो इसमें चलेगा वही चलाना पड़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा WDUXO। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन। 4, 16 दिया है एंड देन 6 बताना है हमें। ठीक है, तो वही है जो 2 के बीच में रिलेशन है वही 3rd 4th में होगा। तो देखते हैं। देखिए 4 से 64 कैसे बन सकता है। जब हम 4 की पावर क्यूब करते हैं, 4 की क्यूब पावर लेते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 बन रहा है। तो सेम 6 में लेते हैं, 6 6 36, 36 6 216। तो राइट आंसर 216 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का युग्म चुनना है हमें। जो ओड नंबर ऑफ पेयर है वो देखना है। 1456 दिया है, 1248, 832 या 630। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे टेबल चलाते हैं 1456, 14 इंटू 4 क्या मिल रहा है मुझे, 56 मिल रहा है। नेक्स्ट है 12 इंटू 4 48 आ रहा है, 8 इंटू 4 भी 32 आ रहा है। तो अगला भी 6 इंटू 4 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 इंटू 5 दिया गया 30। तो ऑड पेयर कौन सा हो जाएगा इसमें, 6 और 30 का। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दी गई आकृति में आयत बताने हैं कि कितने हैं। अब हमें काउंट करना है कि इसमें रेक्टेंगल कितने हैं। तो करते हैं काउंट। देखिए सबसे पहले छोटे वाले ले लेते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 हो गए छोटे। फिर जो है 2 को मिला कर देखते हैं। तो पहले 1st और 2nd को मिलाया हमने तो ये बन गया हमारे पास 6। फिर हमने 3rd और 4th को मिलाया तो ये बन गया 7। उसके बाद 4th और 5th को मिलाया तो 8। ठीक है, उसके बाद 2 को मिला लिया हमने। अब पूरा मिलाया जब हमने 3 4 5 तीनों को मिलाया तो हमारे पास ये मिल गया 9। और जब हम पूरा कंप्लीट देखेंगे 1 2 3 4 5 जो पूरा मतलब 5 ही नंबर से मिलकर बन रहा है, ये हो जाएगा रेक्टेंगल नंबर 10। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हैं यहाँ पे, 10। ठीक है, तो राइट आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। सिगरेट इंडस्ट्री, बार्बर शॉप, वेल्डिंग शॉप या व्हीट ग्रोइंग फार्मर्स।
ठीक है। तो देखिए दिल्ली पुलिस का ही पेपर है और दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 11th 12th की एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ये भी जो है अगर आप देखेंगे तो 11th या 12th की इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो हमने किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग बाजार हमने पढ़े हैं, अल्पाधिकार कौन सा होता है या फिर इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार होता है वो क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें कवर की हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है और शुरू के 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक्स से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो 11th 12th से कीजिए, क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस हो कोई भी एग्जाम हो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अल्पाधिकार की परिभाषा बतानी है कि कौन सा निकट है। अगर आपको पता है कि ओलिगोपोली क्या है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए अल्पाधिकार बाजार क्या होता है, एक ऐसा बाजार जहां पर बनाने वाली जो कंपनी होती है वो कम होती है और खरीदने वाले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बार्बर शॉप, आपको हर जगह बार्बर शॉप मिल जाएगी। ठीक है, तो बनाने वाले कम नहीं है तो ये भी नहीं होगा। वेल्डिंग की शॉप बहुत सारी मिल जाएंगी, गेहूं पैदा करने वाले किसान बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सिगरेट इंडस्ट्री बहुत सारी नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, कम होंगी, लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। तो सिगरेट इंडस्ट्री क्या है, ओलिगोपोली की परिभाषा यानी कि उसके निकट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो बाजार होता है उसकी आवश्यक शर्त क्या होती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, multiplicity of prices for identical product of at one time, many sellers and few buyers, same price for same things at one time। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार क्या होता है, जो इसकी शर्त होती है इसमें क्या होती है, जो सबसे मेन शर्त इसमें होती है कि जो क्रेता होते हैं यानी कि बायर और सेलर जो होते हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया मैनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेलर्स और बायर्स दोनों ही क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, उसके अलावा परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की, सिंगल प्राइस होना चाहिए कोमोडिटी का, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइस नहीं चलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम प्राइस फॉर सेम थिंग्स एट वन टाइम। ठीक है, यानी कहा ना सिंगल प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, तो राइट आंसर हो जाएगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ये क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच एजेंसी एक्ट एज ए रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स, कौन सी एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है, IRDA, सेबी, RBI या फिर DRI। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो बताना है अब यहाँ पे कौन सी एजेंसी है जो एक्ट करती है एज ए रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसमें से कम भी 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो ये क्वेश्चन जो थे डास ग्रेड के जो पेपर होते हैं उसमें भी पूछे गए थे। ठीक है, तो दिल्ली के जो एग्जाम होते हैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिक इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके प्रीवियस पेपर कीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके उसमें। तो यहाँ पे देखिए जो एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए कार्य करती है वो है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो वो होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, अब पूछा जा सकता है कि सेबी कब बना था, तो अप्रैल 12 1992 में जो थे सेबी की बना था। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1921, 1930, 1935 या 1955। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1921 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, लेजिस्लेचर का जो काम नहीं है वो बताना है। मेकिंग लॉ, बजटिंग, पासिंग ऑफ बजट या कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो देखिए लॉ बनाना भी काम है, पासिंग ऑफ बजट भी और कार्यपालिका पर नियंत्रण भी। बजट बनाना जो है वो लेजिस्लेटिव का काम नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बजट बनाना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हु इज द पायनियर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है, हॉब्स, लॉक, रूसो या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी
किस किसने दी थी? होब्स ने, लॉक ने और रूसो। तीनों ही विकल्प क्या हैं? सही हैं, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया दिल्ली वॉज प्रोवाइडेड द अमेंडमेंट है, सॉरी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिल्ली वॉज प्रोवाइडेड विद लेजिस्लेटिव असेंबली। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? 65th अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट, 72 सेकेंड अमेंडमेंट या नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिल्ली में विधानसभा की स्थापना किस अमेंडमेंट के तहत की गई थी? 69वें संशोधन के द्वारा जो थी दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 368 डील विद, जो 368 अनुच्छेद 368 है वो किससे मतलब उसमें क्या है? ठीक है, ऑप्शंस है अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी, तो आपातकाल की घोषणा नहीं है उसमें। ठीक है, इमरजेंसी जो भी है वो 352 से लेकर 360 तक है। ठीक है, उसके अलावा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, या फिर पावर ऑफ इशुएंस ऑफ रिट बाय जुडिशरी, या पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 368 इसमें क्या वर्णित है? आर्टिकल 368 जो है वो रिलेटेड है पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन की संसद शक्ति 368 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा? धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन या आलमगीरपुर। कौन सा हड़प्पाई स्थल है इनमें से जो हरियाणा में स्थित है? ठीक है, हरियाणा में बताना है। तो बताइए, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें धोलावीरा की, धोलावीरा कहाँ पर है? ये भी एक हड़प्पा स्थल है, ये है गुजरात में। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये याद रखिए, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, चोर मीनार इन द हौज खास एरिया ऑफ दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या फिर अकबर। हौज खास ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर, सॉरी चोर मीनार जो है कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। किसने बनवाया था इसे? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट चलिए, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच इंडियन नेशनल मूवमेंट वंदे मातरम बिकम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पीपल। सर्वप्रथम जो है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो था वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट। वंदे मातरम पॉपुलर सॉन्ग जो था ये किस मूवमेंट के दौरान बना था? स्वदेशी आंदोलन, जो पहला मूवमेंट हुआ था 1905 में, उसके दौरान। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एक स्थान है जो दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन मतलब कम टाइम के लिए राजधानी बना था? देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर या कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1327 या 28 में जो था देवगिरी, जिसे उसने बाद में क्या नाम दिया था? दौलताबाद, इसको जो था अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, देवगिरी का नाम पूछा जा सकता है दूसरा, तो वो क्या रखा था? दौलताबाद। ठीक है, तो राइट आंसर देवगिरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट इज द 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। 2.5 दिन का झोपड़ा बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये है अजमेर, राजस्थान में। ठीक है, अजमेर में है, तो राजस्थान यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज योशांग फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग? योशांग त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस है मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड या गोवा। योशांग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है ये, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, फर्स्ट ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर की पूर्वी सीमा बतानी है, कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर, गिलगिट बाल्टिस्तान, काराकोरम या लद्दाख रीजन। कश्मीर की जो पूर्वी सीमा है वहां पर कौन सा है, मतलब कौन सी जगह है इनमें से? तो कश्मीर की पूर्वी सीमा बनती है लद्दाख रीजन से, लद्दाख क्षेत्र से। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, लद्दाख रीजन। ठीक। नेक्स्ट देखिए, जलपाईगुड़ी लाइज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, यमुना, तिस्ता या ब्रह्मपुत्र। जलपाईगुड़ी के बारे में बताना है कि ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, जलपाईगुड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा तिस्ता रिवर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है यहां पे सही होगा, तिस्ता। नेक्स्ट देखिए, विच फिजिकल फीचर एक्ट एज ए वाटर शेड बिटवीन द इंडस एंड द गैंजेटिक रिवर बेसिन। कौन सा भौतिक लक्षण जो है ये सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? अरावली रेंज, शिवालिक हिल्स, विंध्या रेंज या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे इंडस और गैंजेटिक रिवर, गंगा और सिंधु नदी की घाटियों के बीच जो जल विभाजक की भांति कार्य करता है वो कौन से है? अरावली रेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अरावली रेंज। ठीक है। अगला देखिए, वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्कानो बैरन आइलैंड लोकेटेड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां पर स्थित है? अंडमान आइलैंड में, निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप या मिनिकॉय में? बैरन आइलैंड एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, ये कहां पर है? अंडमान आइलैंड, अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एट प्रेजेंट व्हाट इज द रैंक अमंग द कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वर्तमान में जो है विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान पूछा है। ये ध्यान से पढ़िए, यहां पे पूछा है कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में अगर भारत की बात करें विश्व में, तो वो है उसका दूसरा स्थान। ठीक है, निर्यात में। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि उत्पादन में विश्व में जो है कपास उत्पादन देशों में भारत का स्थान क्या है, तो उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है पहला, और निर्यात में दूसरा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सेकंड, अभी इंपोर्ट में पूछा है तो सेकंड जो है सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विच एरिया ऑफ इंडिया रिसीव मेजोरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? केरला, मराठवाड़ा, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल या कोरोमंडल एंड रायलसीमा। तो कौन सा क्षेत्र है जो अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो इनमें से वो जो है वो है कोरोमंडल और रायलसीमा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी डबल्स देन व्हाट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब हम एक गतिशील पिंड की जो गति है उसको दोगुनी कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? रिमेन अनचेंज्ड, इट गेट्स क्वाड्रप्ड यानी कि चौगुनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी या डबल्ड हो जाएगी। तो जब भी हम गतिशील पिंड यानी कि मूविंग बॉडी को, स्पीड है जो मूविंग बॉडी की, उसको डबल करेंगे तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चौगुनी हो जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज्यादा है? वाटर की, पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ गोल्ड या क्लोरोफॉर्म। मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? वाटर की है, जल की है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में प्रयुक्त होने वाला जो उपकरण है उसका नाम, मतलब उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, पायरोमीटर या थर्मोकपल। जो टेम्परेचर को पर्टिकुलर डिग्री के लिए यूज किया जाए तो उसको कहते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? बहुत इजी भी है, पिगमेंट, इलास्टिन, एल्ब्यूमिन या केराटिन।
तो मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? केरेटिन के बने होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केरेटिन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, विच आर्टरी डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? कौन सी धमनी जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है, पूछा है। ठीक है, कार्डिक आर्टरी, रेनल आर्टरी या हेपेटिक आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी। तो जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है वो कौन सी धमनी है? वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन स्पिंच कंप्राइज डैश इन अबंडेंस। तो हरे पालक में जो है प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, तीनों ही जो है इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ऑल ऑप्शंस जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चल रही है, विच हाइड्रोकार्बन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? कौन से हाइड्रोकार्बन जो है एलपीजी के मुख्य घटक हैं? मीथेन एंड इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, पेंटेन एंड बेंजीन या ओनली मीथेन? तो एलपीजी में कौन सी चीज़ जो है सबसे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मुख्य घटक होते हैं एलपीजी के, तो वो होते हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गैलेना? निम्नलिखित में से कौन है जो गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड या कैल्शियम सल्फेट? गैलेना के नाम से इनमें से कौन सा जाना जाता है? तो यहाँ पे आप आंसर देख ही सकते हैं, लेड सल्फाइड को जो है गैलेना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैंग्रोव फ्लोरा? कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? स्प्रूस, मॉस, ड्राइजोफोरा या साइपर्स? तो इनमें से मैंग्रोव वनस्पति बतानी है कौन सी है, तो वो है राइजोफोरा। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, राइजोफोरा। ठीक, नेक्स्ट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? एन एयर पोल्यूटेंट मेजरिंग मशीन, ए मेजरिंग स्केल टू शो क्वालिटी ऑफ एयर, यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी लेवल या यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग रेन? वायु गुणवत्ता सूचकांक का यूज हम क्यों करते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एक मेजरिंग स्केल है जिससे हम शो करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर, वायु की गुणवत्ता को दर्शाने का एक क्या है? पैमाना है, स्केल है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम बेंथेइक जोन इज फाउंड? मतलब किस पारिस्थितिक तंत्र में जो है ये क्षेत्र पाया जाता है? टुंड्रा इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम या डेजर्ट इकोसिस्टम? बेंथेइक जोन कहाँ पर जो है ये पाया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, जल पारिस्थितिक तंत्र में। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वाटर इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, द संपदा स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू? भारत सरकार की जो संपदा योजना है ये किससे रिलेटेड है? रूरल बैंकिंग से, फूड प्रोसेसिंग से, इंश्योरेंस फॉर बीपीएल फैमिलीज या इरिगेशन सेक्टर? संपदा योजना जो भारत की है वो रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, द 2020 समर ओलंपिक गेम विल बी होस्टेड बाय? मैक्सिको, टोक्यो, पेरिस या लॉस एंजल्स? 2020 में जो ग्रीष्म ओलंपिक होने हैं वो कहाँ पर होंगी? कौन जो है उसकी मेजबानी करने वाला है? कौन सा देश है जो उसकी मेजबानी करेगा? टोक्यो। ठीक है, जापान। नेक्स्ट देखिए, द जैम पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद? भारत सरकार का जो जैम पोर्टल है, GEAM पोर्टल है, वो किससे संबंधित है? टेलीमेडिसिन से, डिस्टेंस लर्निंग से, पब्लिक प्रोक्योरमेंट से या आधार बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर से? भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी कि सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शेयरिंग ऑफ विच रिवर वाटर आर ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? कोशी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या बागमती? तो भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच किस नदी को लेकर विवाद है?
तीस्ता नदी को लेकर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा तीस्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार के जो थे राज्यपाल थे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम द फर्स्ट ओपन डिफेक्शन फ्री सिटी इन इंडिया। मतलब खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इंदौर, विशाखापट्टनम, मैसूर या अमृतसर। तो जो पहला शहर भारत का खुले में शौच से मुक्त बना वो था मैसूर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मान बताना है अब हमें। 1 से लेकर 20 तक दिया है और बाय 7 दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 1 से 20 तक फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं? n + 1 / 2 ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेम इसमें यही फॉर्मूला लगाते हैं हम। 20 + 1 21 हो जाएगा, बाय 2 और बाय 7 भी है। ठीक है, यहाँ से 10 आ जाएगा, 7 से 3 कट जाएगा, राइट आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/3। जो 2/3 से ग्रेटर है। अब 2/3 की वैल्यू अगर हम देखेंगे कितनी आएगी? 0.6 आएगी। ठीक है, देन 1/2 देखते हैं तो 0.5 हो जाएगी यहाँ पे। 3/7 है, 0.4 वैल्यू आएगी। 4/7 से कितनी आएगी? 0.5 आएगी। ठीक है, तो तीनों इससे छोटे हैं। अब बचा 6/7। 6/7 से वैल्यू आएगी 0.8। ठीक है, तो 2/3 से कौन सी वैल्यू बढ़ी है? 6/7। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो इसमें देखिए क्या किया गया है, 3.2 × 3.2 दिया गया, फिर 2.7 × 2.7 और 3.2 × 2.7। नीचे देखेंगे इसको 3 बार गुना किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? इसको 3.2 को हम a मान लेते हैं, 2.7 को b मान लेते हैं। तो देखिए ऊपर क्या बन रहा है? a² + b² + ab यानी कि a × b। नीचे अगर आप देखेंगे तो a³ - b³ बन रहा है। ठीक, a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b और a² + b² + ab। जो ऊपर था वही नीचे भी आ रहा है, तो ऊपर वाले से नीचे वाला कट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा 1/a - b। अब a की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 3.2 है, तो 1/3.2 - 2.7 ये बन जाएगी। तो यहाँ से आएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे 3.2 में से माइनस करेंगे 2.7 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/0.5। तो इसके लिख सकते हैं 10/5। ठीक है, 5 दूनी 10। तो राइट आंसर यहाँ से कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, F और M एक मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, यानी कि F और M दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं। F अकेला जो है उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अब हमें बताना है कि M कैसे काम करेगा, उसको अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लीजिए, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, ये 8 3 = 24, ये 12 2 = 24। ठीक, तो ये इनकी 3 और 2 क्या है? एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आ गई है। F और M की एफिशिएंसी दोनों की मिलकर कितनी है? 3, और F की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, और टोटल वर्क कितना है? 24 है। ठीक है, तो हम ये जो है M का अकेले का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो F + M = 3 है। F की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है? 2 है, तो M की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 - 2 1। ठीक है, तो टोटल वर्क 24, एफिशिएंसी नीचे आएगी, तो टोटल डेज कितने लग जाएंगे उसे? 24 डेज जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा कि M जो है अकेला कितने दिन में काम कर सकता है? 24 डेज में उस काम को खत्म करेगा। ठीक है, अगला देखिए, P ने एक व्यापार 8,000 रुपये के साथ आरंभ किया और कुछ महीने पश्चात Q जो था 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो Q व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ? तो देखिए 1/1 अगर हम लिखें तो देखिए P ने व्यापार शुरू किया था 80,000 रुपये के साथ, और वर्ष के अंत में यानी कि उसने वो 80,000 कितने महीने के लिए लगाए? 12 महीने के लिए लगाए पूरे। ठीक है, फिर Q भी जुड़ गया, लेकिन उसने कितने रुपए लगाए? 60,000।
महीने नहीं दिए कि कितने महीने तक उसने लगाए, तो हम मान लेते हैं उसने x महीने तक वो 60,000 रुपये लगाए। ठीक है, इनका रेशो आ रहा है 2:1। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 80,000 इंटू 12 अपॉन 60,000 इंटू एक्स, और रेशो आ गया 2:1, यानी कि प्रॉफिट पी को 2 प्रॉफिट हो रहा है और क्यू को 1 प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमें इसे सॉल्व कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 96,000 इक्वल टू 1,20,000 ठीक है, और इनटू में 2x। ओके, ये सॉरी, ये ऐसे कैसे रहेगा, x का x आएगा, सॉरी, क्योंकि ये x ही था, इसके साथ ही था, तो ये हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर ही रखते हैं और ये जो भी वैल्यू थी इसको इधर ले आते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक और ज़ीरो आएगी, 4 ज़ीरो आएंगे, सॉरी, इसको इधर लेके आते हैं 1,20,000 को, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 12×8 = 96। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8, x की वैल्यू 8 आई है, तो यानी कि इसने पूछा था व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ है, तो x की वैल्यू 8 मीन्स क्यों ने जो है 8 महीने तक पैसा जो है लगाया, तो कितने महीने बाद जो है उससे में शामिल हुआ था, 4 मंथ, 4 मंथ के बाद, क्योंकि टोटल मंथ कितने होते हैं 12, और 8 महीने तक उसने जो है पैसा लगाया है, तो 4 मंथ लेटर जो है वो उसके साथ जुड़ा था। ठीक है, 4 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 महीने के पश्चात वो उसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, द बॉक्स दैट कंटेन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल या रैम। उस बॉक्स को क्या कहा जाएगा जो कंटेन करता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है सिस्टम यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम यूनिट, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, लैन, डीएसएल, रैम या यूएसबी। स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, इसमें से कौन सा है, लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है, इन MICR C स्टैंड्स फॉर कोड, कलर, कंप्यूटर या कैरेक्टर। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो यहाँ पे C की पूछा क्या होता है, तो C हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, अगला देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज ए बिट, बाइट, कैरेक्टर या किलो बाइट। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है डिजिटल सिस्टम में, तो राइट आंसर क्या होगा, बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बिट। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम की कौन सी मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसे यूजफुल बनाती है। रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड, ROM provide very large amount of inexpensive data storage. Data in ROM is non-volatile, that is, it remains there even without electric power. ROM chip are easily swapped between different brands of computer. तो ROM की जो है characteristics इसमें से क्या है, ROM क्या है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कि पावर ना होने के बावजूद भी जो डाटा है वो उसमें ऐसे क्या ऐसे रहता है। ठीक है, क्योंकि रैम में क्या होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जैसे ही पावर ऑफ होगी सारा डाटा जो है इरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, तो ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट है, ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या नन ऑफ दीज। इनमें मतलब इनमें से कौन सी है जिसमें लगभग जो है 1 बिलियन बाइट्स होती है, तो किस में होती है, गीगाबाइट में होती है, जीबी में बिलियन बाइट्स, तो सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, अर्थमेटिक ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबव। मतलब बेसिक ऑपरेशन क्या है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ALU होता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑपरेशन को ये करता है, तो ये भी हो जाएगा। स्टोरेज एंड रिलेटिव, तो स्टोरेज से रिलेटिव भी सारे काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है, तो ये भी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द टर्म डैश डेजिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी, डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक या फिर पेरिफेरल डिवाइस। ओके, कंप्यूटर सिस्टम में क्या ऐड किया जाता है उसकी फंक्शनैलिटी को इनहांस करने के लिए, क्या ऐड करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस आप देखते हैं, मॉनिटर है, स्क्रीन है, कीबोर्ड, ये सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइस हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड पैचेस, एंटीवायरसेस, होल या फिक्सेस। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस जो होती हैं उसे कहा जाता है पैचेस। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क, जो इसमें से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि डीवीडी, मेमोरी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, डाटा बस डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है इसमें से? डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट है सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है? सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये कैसी लैंग्वेजेस हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द 4 थिंग्स नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। मतलब 4 चीजें कौन सी हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जरूरी है? टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड आईएसपी। टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड पीडीए, मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए एंड आईएसपी, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए कंप्यूटर सबसे जरूरी है, ठीक है, मॉडेम भी जरूरी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। What is the default file extension for all Word document? टेक्स्ट, वर्ड, फाइल या डॉक। तो जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी होती है? डॉक होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डॉक। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 11। थैंक यू सो मच। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।